दोस्तों ओमुआमुआ, प्लैनेट एक्स और निबिरू में क्या बात कॉमन थी जानते हैं? दरअसल ये तीनों ही चीजें वो ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज हैं जिनके अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ होने के आसार है, लेकिन ये आसार ही तो वो शब्द है जो शक की गुंजाइश पैदा करता है। इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी सिविलाइजेशन के होने के आसार है, प्रकाश की गति से तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट्स के होने के भी आसार है, लेकिन क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? अगर मैं बोलूं कि फाइनली हमारे पास उन्हें खोजने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं ना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हम एलियंस के स्पेसशिप्स को खोज सकते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई 19 दिसंबर 2022 के दिन अप्लाइड फिजिक्स द्वारा पब्लिश किए गए एक ऐसे पेपर से जिसमें दावा किया गया कि हम लोग आज तक एलियंस को इसीलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हमारा तरीका ही गलत था, और उसी का समाधान देने के लिए अप्लाइड फिजिक्स के इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने अपने इस रिसर्च पेपर में ये लिखा है कि अगर हम लोग तस्वीरों के माध्यम से यूएफओस को डिटेक्ट करने की बजाय ब्रह्मांड में मौजूद कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल वेव्स का पीछा करें तो शायद हमें एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी के साथ साथ ये भी पता चल सकता है कि आखिर हाईली एडवांस सिविलाइजेशन कौन से ग्रह पर धरती से कितनी दूरी पर रहती है। और ऐसा कैसे होगा, चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस टेक्निक के लिए वैज्ञानिक ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ब्रह्मांड में कोई ना कोई सिविलाइजेशन अपने यान से हाई स्पीड ट्रैवल करने की काबिलियत हासिल कर चुकी होगी, क्योंकि उनके द्वारा रिलीज की जाने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स ही इस रिसर्च की नींव है। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि आखिर ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। अब जिस तरह से अगर आप बिल्कुल शांत पानी के अंदर कोई भारी चीज डालते हो तो उसके वाटर को टच करते ही चारों तरफ वेव्स और रिपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह जब भी कोई हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज रफ्तार के साथ यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तो उस एनर्जेटिक जनरेशन या स्पीडी मूवमेंट की वजह से स्पेस टाइम में ग्रेविटी के भी ऐसे रिपल्स जनरेट होते हैं जो ऑब्वियसली स्पेस में होने की वजह से इनविजिबल होते हैं, लेकिन उनका फोर्स और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें इजीली अंतरिक्ष में डिस्टरबेंसेस के थ्रू महसूस किया जा सकता है। ब्रह्मांड में फैलने वाली ये ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड से यूनिवर्स में ट्रैवल करती है, जिस कारण इनका लाइफ स्पैन और डिटेक्टिबिलिटी भी ऑलमोस्ट एक फोटोन के इक्विवेलेंट ही पहुंच जाती है। नाउ दोस्तों, अगर हम लोग एज्यूम करें कि कोई अच्छे खासे मास वाले ऑब्जेक्ट कई मिलियन प्रकाश वर्ष दूर लाइट की 70% स्पीड से भी मूव करेगा तो उसके थ्रस्ट की वजह से स्पेस टाइम में ऐसे पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स के जनरेट होने के चांसेस 97% से भी ऊपर है, जिनके जनरेट होने के बाद आगे का काम हमारे डिटेक्टर्स संभाल लेंगे। और इन्हीं डिटेक्टर्स में सबसे आगे नाम आता है लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का। दोस्तों, अमेरिका के लिविंगस्टन और हैनफोर्ड में मौजूद यह ऑब्जर्वेटरी इसीलिए बनाई गई थी ताकि अंतरिक्ष में मौजूद ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर करके इन इररेगुलरिटीज के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। ऊपर से ग्रेविटेशनल वेव्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिमिटेशंस और उसकी पावर की कैपेबिलिटीज को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने में मदद कर सकती है, जिस वजह से उनकी एग्जिस्टेंस एस्ट्रोफिजिक्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन इसमें एलियन सिविलाइजेशन के एंगल को डालने के पीछे का रीजन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का कमजोर होना। अब दोस्तों, जैसे सिर्फ फोटोज को देखकर यह अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि दूसरी सिविलाइजेशन या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक उसी तरह सिर्फ आइडियाज को सोचना काफी नहीं होता वीडियोस को बनाने के लिए। दरअसल उसका रोड मैप क्रिएट करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यार, मेरे वीडियोस का रोड मैप क्रिएट करने में मुझे मदद करता है eDrawMind। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। eDrawMind एक ऐसा टूल है जिसे यूज करके आप कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, नोट्स एंड प्लान प्रोजेक्ट्स का एक माइंड मैप बना सकते हैं। यहाँ 5000 से भी ज्यादा टेम्पलेट्स और बाकी के रिसोर्सेज अवेलेबल है माइंड मैप गैलरी ऑप्शन में। अब इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है, और यही नहीं, आप इस सॉफ्टवेयर पर वर्ड फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं नए माइंड मैप्स बनाने के लिए। बस क्लिक करें इंपोर्ट और उसके बाद वर्ड और सिलेक्ट करो अपनी फाइल टू इंपोर्ट। अपना खुद का माइंड मैप बनाने के लिए सिलेक्ट करो टेम्पलेट, चूज करो एक टेम्पलेट डिफरेंट ऑप्शंस में से, डुप्लीकेट इट एंड क्लिक। अब आप इसे टेम्पलेट में एडिट भी कर सकते हो। ये देखिए, जैसे मैंने अपने इस वीडियो का एक माइंड मैप बनाया है।
ताकि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है, फ्लो क्या होगा मेरे वीडियोस का, उसका एक आइडिया आ जाए मुझे। ये सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत ईजी है एंड ये मेरे वर्क फ्लो को आसान बना देता है। eDrawMind अवेलेबल है मैक, विंडोज, लिनक्स, वेब, एंड्रॉइड, iOS एंड ये सपोर्ट करता है 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड 100 लोग एक साथ एडिट कर सकते हैं इस पर। इस ऐप की बेस्ट बात यह है कि आप फाइल्स शेयर एंड सिंक कर सकते हो क्लाउड से या डाउनलोड कर सकते हैं एज ए वर्ड, PDF, HTML एंड इमेजेस। बस क्लिक करो एक्सपोर्ट क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, डन। है ना इजी? तो आज ही जाओ एंड डाउनलोड करो eDrawMind फॉर फ्री, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था, एलियन सिविलाइजेशन के एंगल को डालने के पीछे का रीजन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का कमजोर होना। वैज्ञानिक हमेशा से एलियंस से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को अंतरिक्ष में भेजते थे, इस उम्मीद से कि किसी दिन कोई एलियन सिविलाइजेशन उस सिग्नल को रिसीव करके उसका रिप्लाई करेगी। इवन आज तक ऐसे कई सिग्नल्स को वैज्ञानिकों ने खुद भी अपने ट्रांसमीटर्स में रिसीव किया है, जिसमें से कुछ मिस्टीरियस तो कुछ अजीबोगरीब भी थे। लेकिन एंड रिजल्ट के तौर पर हमें कभी भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उस सिग्नल का मकसद क्या था, और जिस वजह से उनकी एग्जिस्टेंस की डिटेक्शन के बाद भी हम 0 से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। अब एक और बात यह भी है कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को अर्थ से ट्रांसमिट करते हैं तो वो समय के साथ साथ स्पेस टाइम में ट्रेवल करते हुए कमजोर पड़ जाता है, और एक टाइम बाद तो उसकी डिटेक्टेबिलिटी भी ना के बराबर रह जाती है। और जिस वजह से इस बात के भी आसार रहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डायरेक्टली अर्थ की ओर पॉइंट करके भेजा गया होगा, तब भी शायद वो हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। रीजन बीइंग वीकनेस ऑफ देम। लेकिन चूंकि ये ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होने के बाद लाइट की स्पीड जितना तेज ट्रैवल करने के साथ साथ यूनिवर्स में काफी लंबे समय तक सस्टेन कर सकती है, इसीलिए इनको डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों की खोज यूनिवर्स में मौजूद लाखों गैलेक्सीज तक एक्सपैंड हो जाएगी, वो भी इतने क्लियर डेटा के साथ जितना कि हम कभी भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज के थ्रू नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हालांकि दोस्तों, ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं होगा जितना हम मान रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसमें एक दिक्कत स्पीड ब्रेकर की तरह हमारी रफ्तार को रोक रही है, और वो दिक्कत है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। जो इस बार इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि हम उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते, बल्कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम बहुत ज्यादा वीक ग्रेविटेशनल रिपल्स को खोजने वाली मशीन या ऑब्जर्वेटरीज अभी तक इन्वेंट नहीं कर पाए हैं। अब दोस्तों, जब इस बात को देखने के लिए हम लोगों ने भी पर्सनली लाइगो के पब्लिकली अवेलेबल डेटा को देखा, तो ये पता चला कि अभी तक रिकॉर्ड की गई ऑब्जर्वेशंस में से ऑलमोस्ट सारी ग्रेविटेशनल वेव्स ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बीच होने वाले कोलिजन की वजह से ही जनरेट हुई थी, जिसका मतलब कि हमारी ऑब्जर्वेटरीज यूनिवर्स में होने वाले मैसिव एक्सप्लोजन्स को तो डिटेक्ट कर रही है, जो बड़े स्केल्स पर ग्रेविटेशनल वेव्स बनने का कारण है। लेकिन उन छोटी छोटी रिपल्स का क्या, जिनका कारण पॉसिबली एलियंस हो सकते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के फिजिसिस्ट ल्यूक सेलर्स ने एक एस्टिमेट देते हुए कहा है कि अभी के समय में हमारे ये डिवाइसेस 100 किलो पार्सेक्स यानी कि करीब 3,26,000 लाइट ईयर्स के एरिया में मौजूद रामाक्राफ्ट को ही डिटेक्ट कर सकता है। नाउ दोस्तों, रामाक्राफ्ट स्टैंड्स फॉर रैपिड एंड मैसिव एक्सेलरेटिंग स्पेसक्राफ्ट, और करीब 100 मेगा पार्सेक के डिस्टेंस में मौजूद जो भी 317.8 अर्थ मासेस वाला रामाक्राफ्ट अपने वार्प ड्राइव की मदद से लाइट की स्पीड के 10% की वैल्यू तक एक्सेलरेट कर सकेगा, उसके द्वारा रिलीज की जाने वाली ग्रेविटेशनल रिपल्स लाइगो के सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती है। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, वार्प ड्राइव क्या होता है इसे शॉर्ट में समझते हैं। वार्प का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड, जिसे लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में डिनोट किया जाता है। और आसान शब्दों में बताऊं तो वार्प ड्राइव एक ऐसा इंजन होता है जो किसी स्पेसक्राफ्ट को उस एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड तक एक्सेलरेट करने की एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, एक बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये भी है कि जहां हम लोग अभी इंजन्स में फ्यूल कंजम्पशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये वार्प ड्राइव्स न्यूक्लियर रिएक्शन से क्रिएट होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल अपने स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए करता है, और यही कारण है कि इनके इस्तेमाल से स्पीड की लिमिटेशन मानो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। physics.org के इस आर्टिकल के हिसाब से हमारे मिल्की वे के गैलेक्टिक डिस्क का डायमीटर करीब 2 लाख लाइट ईयर्स के आसपास है, जिसका मतलब कि अभी भी लिमिटेशंस के हिसाब से हम अपनी मिल्की वे के सारे स्टार्स को ऐसे स्पेसक्राफ्ट द्वारा जनरेट की गई रिपल्स के लिए स्कैन कर सकते हैं और थोड़ा बहुत बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स तो अभी भी बहुत बड़ा है। प्लस हाइपोथेटिकल साइंटिस्ट इस बात पर भी यकीन करते हैं कि टैक्योन पार्टिकल से सिमिलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स की
की बुनियाद भी झुटलाई नहीं जा सकती, जिनका मास धरती में मौजूद किसी नॉर्मल रॉकेट के ही बराबर होगा, लेकिन फिर भी उनके वार्प ड्राइव्स लाइट की स्पीड के आधे आंकड़े तक पहुंच सकेंगे। अब दोस्तों ऐसे में हमें ना सिर्फ इस परीक्षण के बाद किसी ज्यादा रेंज वाली ऑब्जर्वेटरी की जरूरत होगी, बल्कि इस बात का भी खासा ध्यान देना होगा कि वो ऑब्जर्वेटरी वीकर ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट कर सके, और जिसकी वजह से कुछ और भी बड़े और मैसिव ऑब्जर्वेटरीज के डेवलपमेंट प्लान्स को प्रपोज किया गया है। अब दोस्तों इन ऑब्जर्वेटरीज में सबसे पहला नाम जापान के डेकी हर्ट्ज इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का आता है, जिसे शॉर्ट में डेकीगो के नाम से जाना जाता है। और इसकी खासियत भी यही रहेगी कि ये माइन्यूट से माइन्यूट रिपल्स को भी रिसर्च के लिए कैप्चर कर सकेगा। इसके अलावा लिस्ट में अगला दावेदार यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बिग बैंग ऑब्जर्वर है, जो कि अधिकारियों के हिसाब से मैनकाइंड द्वारा बनाया जाने वाला सबसे एडवांस और पावरफुल ग्रेविटेशनल टेलीस्कोप होने वाला है। खैर यार, टेलीस्कोप्स चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अगर हम लोग किसी भी रामा क्राफ्ट द्वारा रिलीज की गई रिपल को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग एंटीना की रेंज बढ़ाकर एग्जैक्टली उसके ओरिजिनेशन पॉइंट वाले प्लैनेट का पता लगा सकेंगे विद मोर देन 99% एक्यूरेसी रेट, जिसका मतलब कि अगर हमें एक ठोस सबूत किसी भी ग्रह में जीवन के होने का मिल गया, तो हम अंधेरे में तीर छोड़ने के बजाय उसी दिशा में अपने सबसे पावरफुल इक्विपमेंट्स को लगाकर उस सिविलाइजेशन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमारे डेवलपमेंट को भी इनहैंस कर सके। और अगर ये सुहाने सपने वाकई में हकीकत में बदल गए, तो लड्डू के पैसे बचा कर रखना, क्योंकि आगे आने वाले सालों में कभी भी ये खबर आ सकती है कि हमें फाइनली ब्रह्मांड में अपने अकेले होने वाले सवाल का जवाब मिल चुका है। वैसे काफी सारे वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि इंसानों को एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ इन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखना, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।